कहीं पर आप देख रहे हैं खबरों की हलचल और कहीं पर आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट और वहीं पर हम आपके लिए लेकर आए हैं रिपोर्ट कार्ड। स्वागत है आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस कार्यक्रम की और देखते हैं क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं। और सबसे पहले रुक करेंगे कटरा की ओर, जहां पर लगातार श्रद्धालुओं का सैलाब जो है वो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए उबड़ता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं पर कितने यात्री वहां पर पहुंच रहे हैं और कितना सैलाब वहां पर देखने को मिल रहा है और यात्रियों से भी खास बातचीत की है हमारे संवाददाता आशीष ने। तो चलिए उसी पर पेश है एक रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ आशीष शर्मा कटरा से। सबसे पहले जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन पर जाकर जय माता दी जरूर लिखें, अपनी हाजिरी मां वैष्णो देवी के चरणों में जरूर लगाएं जय माता दी लिख के। और अगर हम बात करें मां वैष्णो देवी दरबार कटरा की, तो इस समय जो कतारें आप ठीक हमारे कैमरे पर देख सकते हैं, जो कतारें हैं ठीक यहाँ पर आपको कैमरे पे देख सकते हैं कि किस तरीके से मां वैष्णो देवी के दरबार में जाने वाले श्रद्धालुओं की जो संख्या है बढ़ चुकी है। भैया कहाँ से आए आप? हिसार से जी। तो क्या नाम आपका? मेरा नाम राजन है जी। पहली बार जा रहे हैं कि पहले भी जा चुके हैं? 2-3 बार जा चुका हूँ जी, दोबारा आया हूँ, हर साल आता हूँ। जय माता दी बोलो। जय माता की। और जय माता जी कह के लोग आगे बढ़ते हुए किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। क्या नाम है बेटा आपका? जोशी। कहाँ से आए आप? इंदौर से आए हैं। पहली बार जा रहे हैं, आगे भी जा चुके हैं? पहली बार। हाँ जी, पहली बार आए। पहली बार आए हैं। हाँ। कैसा अनुभव रहेगा आपका? बहुत अच्छा लग रहा है। सुविधाओं को लेकर क्या कहेंगे? सुविधा बढ़िया है अभी, बढ़िया है। बहुत बढ़िया सुविधा है। और अगर सुविधाओं की बात करें तो काफी देखे नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर मां वैष्णो देवी, बुजुर्ग यहाँ पर। आंटी कहाँ से आए आप? एमपी से। एमपी से। क्या नाम है आपका? मांझी भाई। अभी दर्शन करने जा रहे हो? दर्शन करने जाना। पहली बार आए हो कि आगे भी आए? नहीं, 36 बार। 36 बार। 36 बार मां वैष्णो देवी के दरबार में दर्शनों के लिए, यहाँ पर दर्शनों के लिए 36 बार आ चुके हैं ये माता जी। माता जी कहाँ से आए आप? एमपी से। पहले आ चुके हैं? नहीं, पहली बार आए हैं? हाँ पहली बार आए हैं। पहली बार। कैसा अनुभव रहा माता का? हाल तो अभी जाऊंगा तो मालूम जाएंगे? पड़ेगा। हाँ हाँ। सुविधाओं को लेकर ठीक है। हाँ। और कहाँ से आए बेटा आप? हम महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र से आए। पहली बार आए? पहली बार है। पहली बार आए। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। और हम आपको बता दें, पहली बार भी कई यात्री यहाँ मां वैष्णो देवी के दरबार में दर्शनों के लिए आए हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पर इनको अनुभव है कि बहुत अच्छा लग रहा है मां वैष्णो देवी के दरबार में जो दर्शनों के लिए आ रहे हैं। कतारें आप ठीक हमारे कैमरे पर देख सकते हैं, कतारें, लंबी लंबी कतारें यहाँ दर्शनों के लिए। क्योंकि अगर हम बता दें RFID कार्ड लेना जरूरी है, क्योंकि बिना RFID कार्ड लिए बिना कोई भी श्रद्धालु वो जो दर्शनी ड्यूटी है उसे क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। RFID कार्ड लेने के बाद ही श्रद्धालुओं को आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। और अगर हम बात करें श्राइन बोर्ड की, तो श्राइन बोर्ड में भवन में अभी दुर्गा भवन की ओपनिंग की है और तृप्ति भोजनालय भी अभी अभी खुला है। और श्राइन बोर्ड की अगर हम बात करें तो वहां पर हर एक ऐसे इंतजामात हैं श्रद्धालुओं के लिए जो वहां पर श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई ना आए। श्रद्धालुओं के लिए वहां पर हर एक अरेंजमेंट श्राइन बोर्ड द्वारा किया गया है। अगर हम भोजनालय की बात करें या रहने की सुविधाओं की बात करें तो वहां पर सारे अरेंजमेंट श्राइन बोर्ड द्वारा किए गए हैं। और अगर हम बात करें मौसम की, तो मौसम 3 दिन से जो है गर्मी यहाँ पर काफी देखने को मिल रही है। कटरा में काफी गर्मी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर हम बात करेंगे पिछले दिनों की, तो पिछले दिनों की जो मौसम था वो काफी सुहावना था। यहाँ पर बारिश हुई, थोड़ी थोड़ी सर्दी का एहसास हो चुका था। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज यहाँ पर जो मौसम है, गर्मी का मौसम है। आप दर्शन कीजिए यहाँ से ठीक हमारे कैमरे पर अर्धकुंवारी, जो आपको सामने जो मंदिर दिख रहा है वो अर्धकुंवारी का मंदिर है। अर्धकुंवारी वहां पर आप, यहाँ पर ठीक आप हमारे कैमरे स्क्रीन पर अर्धकुंवारी देख रहे हैं। अर्धकुंवारी के दर्शन कीजिए। ये त्रिकुट पर्वत है जो आप हमारे कैमरा स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये त्रिकुट पर्वत है जिसको चढ़कर जो रास्ता है, यहाँ से जो मां वैष्णो देवी के श्रद्धालु हैं जो वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ माता के पिंडी स्वरूप दर्शन है। और हम आपको बता दें ये सामने कैमरे पर अर्धकुंवारी के दर्शन हैं। और जो भी यात्री मां वैष्णो देवी के दरबार में दर्शनों के लिए आते हैं वो कभी खाली हाथ नहीं जाते। वो जरूर अपनी जो इच्छा होती है, जो अपनी मनोकामना माता रानी पूर्ण करती है,
जो भी श्रद्धालु सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से माँ वैष्णो देवी के दरबार में नमन होता है, माता रानी उस पर आशीर्वाद माता रानी उसको जरूर आशीर्वाद देती है। आप भी माँ वैष्णो देवी के दरबार में आए और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माता दी। तो चलिए अब इसी के साथ श्रीनगर की ओर रुख करेंगे। अब बात करेंगे वहां पर हो रहे हादसे को लेकर। जी है, एक और हादसा वहां पर हुआ जहां पर यह बताया जा रहा है कि एक महिला जो है वो घायल हो चुकी है। यानी कि हादसा कुपवाड़ा में हुआ है और इसी के बीच में दो गाड़ियों की आपस की टक्कर के चलते एक महिला घायल हो गई। और वहीं बार बार ये बताया जाता है कि जिस तरह से गाड़ियों की स्पीड काफी ज्यादा होती है, रोड कनेक्टिविटी सही न होने के कारण हादसे हो रहे हैं। लेकिन क्या इन हादसों की तरफ कोई ध्यान दे रहा है और जो प्रॉब्लम आ रही है, जो परेशानी आ रही है, इसकी तरफ कोई ध्यान दे रहा है? इसी पर पेश है हमारे संवाददाता आकिब की खास रिपोर्ट। अभी कुछ देर पहले श्रीनगर के बिमना इलाके में एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक खातून जो है गंभीर रूप से घायल हुई है और उनको नज़दीकी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। आपको तफसीलन बताने की कोशिश करूंगा। श्रीनगर के बिमना एसडीए ऑफिस के बिल्कुल बाहर अभी एक स्कॉर्पियो ने एक ऑटो को टक्कर मारी है और उस ऑटो के नीचे एक खातून जो 25 साल की बताई जा रही है और उनका ताल्लुक लंगेट कुपवाड़ा से है और बताया जा रहा है कि वो क्रिटिकली इंजर्ड हुई है और उनको नज़दीकी हॉस्पिटल यानी जेवीसी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां पे डॉक्टरों ने अभी कहा कि उनकी हालत जो है काफ़ी नाजुक है। आपको बताया कि ये श्रीनगर के एसडीए ऑफिस के बिल्कुल बाहर ये अभी कुछ देर पहले एक्सीडेंट हुआ है जिसमें राजा बेगम जो ज़िले कुपवाड़ा के लंगेट इलाके की रहने वाली है, एक स्कॉर्पियो ने जो है एक ऑटो को टक्कर मारी है और उस ऑटो के नीचे ये राजा बेगम जो पैदल चल रही थी और उसके ऊपर जो है ऑटो आया है जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं और नज़दीकी हॉस्पिटल यानी जेविस हॉस्पिटल जब उनको मुंतकिल किया गया, डॉक्टरों ने कहा कि उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक बताई जा रही है। आपको बताएं पुलिस ने इस मामले को जो है कैद किया है और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है। तो लगातार ऐसे वाक़या पेश आते हैं श्रीनगर में, बिलखुसूस पूरे वादी कश्मीर में एक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो इसे अभी कुछ देर पहले श्रीनगर के बिमना एसडीए ऑफिस के बिल्कुल बाहर ये एक्सीडेंट हुआ है जिसमें राजा बेगम गंभीर रूप से घायल हुई है और नज़दीकी हॉस्पिटल इनको मुंतकिल किया गया। अभी इलाज चल रहा है और डॉक्टरों का कहना है कि इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। बाकी अपडेट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तब तक आप देखते रहिए कि न्यूज़ पॉइंट। तो चलिए अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं और अब हम रुख करेंगे अमरनाथ यात्रा को लेकर बातचीत करेंगे। जी हाँ, जिस तरह से अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां चल रही हैं और इसी के बीच में जेआरटीसी ने भी अब ये कहा है कि अमरनाथ यात्रा के लिए लगभग 300 से 350 की गाड़ियों की सुविधा दे रहा है। इसमें 300 गाड़ियां जो है वो काम करेंगे और बाकी की जो एक्स्ट्रा गाड़ियां हैं वो तब इस्तेमाल की जाएंगी उन गाड़ियों का जब उन्हें लगेगा कि ये गाड़ी जो है वो खराब हो चुकी है, जो एक्स्ट्रा गाड़ी है हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वहीं पर हम ये कह सकते हैं कि एक सेकंड जो उपाय है वो भी लेकर चल रही है, यानी कि एक और अगर 300 गाड़ियों में से उन्हें कुछ हो जाता है तो उन्हें ये भी ऑप्शन रखा है कि हमारे पास एक्स्ट्रा गाड़ी होनी चाहिए ताकि उस वक्त कोई परेशानी ना हो। और इसी पर पेश है हमारे संवाददाता शिल्पा की एक खास रिपोर्ट। आइए देखते हैं और क्या कुछ पूरी जानकारी है। 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। अमरनाथ यात्रा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की यात्री को असुविधा ना हो, इसका पूरी तरीके से प्रशासन पुलिस की तरफ से पूरी निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें कि इस बार बसों का सबसे ज्यादा इंतजाम किया गया है। आंकड़ा मैं आपको बताते चलूं, जेकेआरटीसी यानी कि 300 से 350 जो है बसें देखने को मिलेगी, जहां पर ऑपरेट जो है वो 300 बसेज होगी, यानी कि 250 से 300 बसेज जो है वो ऑपरेट होंगी। साथ ही साथ जिस तरीके से बात करें प्रशासन की, तो लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी प्रकार की यात्री को कोई भी असुविधा ना हो, उसके लिए पूरी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। अगर हम बसेस की बात करें तो जिस तरीके से आपको बता दें कि 300 बस जो है वो यानी कि जेकेआरटीसी 300 बसें जो है वो ऑपरेट होंगी और साथ ही साथ आपको बता दें कि रूट जो है वो जम्मू से बालटाल रहेगा, जम्मू से पहलगाम रहेगा, श्रीनगर से बालटाल, एयरपोर्ट से पहलगाम और बालटाल रूट, यानी कि ये रूट रहेंगे। और ये रूट जो है वो एसी, आपको बता दें कि एसी सेमी ड्यूलेक्स बसों के ये रूट रहेंगे।
साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि बसों यानी कि कोई भी अगर बस जो है वो खराब होती है, यानी कि अचानक बस जो है वो खराब हो जाती है, जिसके चलते यात्रा के दौरान यानी कि जत्थों के दौरान 1 से 2 बसें जो है यानी कि वहां पर रहेंगी, जिसके चलते अगर कोई भी बस जो है वो खराब होती है तो यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो, बसों को लेकर यहाँ पर ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से अगर हम बात करें रामबन रूट की, तो जहां पर रामबन रूट में बसें यानी कि या उस रूट की बात करें तो यहां पर सबसे ज़्यादा जो है वो असुविधा जो है वो यात्रियों को देखने को मिलती है। उसके चलते यात्रा रूट पर हर मुख्य स्टेशन पर अतिरिक्त बस जो है वो रखी जाएंगी और रामबन में सबसे ज़्यादा समस्या रहती है। जिस तरीके से मैंने पहले कहा, तो ऐसे में रामबन में अतिरिक्त बसें होंगी ताकि किसी भी स्थिति में यात्रियों को असुविधा ना हो, यानी कि यहाँ पर पूरी तरीके से किसी भी प्रकार की यात्रियों को असुविधा ना हो उसका पूरी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही साथ अगर शौचालय की बात करें तो शौचालय को लेकर भी यहाँ पर जो है वो कई बार बहसबाजी जो है वो देखने को मिलती है, जहाँ पर बाहर से यात्री यहाँ पर आते हैं यानी कि दूसरी स्टेट से जब यात्री यहाँ पर आते हैं तो असुविधा जो है वो शौचालय को लेकर भी देखने को मिलती है। जहाँ पर आपको बता दें कि यात्री निवास के साथ साथ जम्मू शहर में 120 शौचालय जो है वो स्थापित किए गए हैं, यानी कि यात्रा में किसी भी प्रकार की यात्रियों को कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी असुविधा ना हो, इसका पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है। जाते जाते मैं आपको फिर बताती चलूं कि बसों का जिस तरीके से बताया गया है कि 300 से 350 बसें जो है वो यात्रा के दौरान जो है वो देखने को मिलेंगी, जिसमें से ऑपरेट जो है वो लगभग 300 बसेज होंगी। कोई भी बस अगर खराब होती है तो जत्थे के साथ जो है 102 अतिरिक्त बसें जो है वो साथ रहेंगी। तो चलिए अब डोडा की ओर रुक करते हैं और जहां पर यात्रा जो है जंतर मंतर के लिए रुक कर रही है गौ प्रोटेक्शन को लेकर, और वहां पर जाकर बिल जो है वो पास किए जाएंगे, यानी कि जिस तरह से गौ रक्षा को लेकर एक यात्रा जो है वो जंतर मंतर के लिए रवाना हो रही है, उस पर खास जानकारी देंगे हमारे संवाददाता विकास। जय श्री राम। आज यहाँ पे जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका जो उद्देश्य है ये है कि हमारा जो गौ माता के प्रति, हमारे भारत में जो गौ माता के प्रति जो भेदभाव है, अत्याचार हो रहा है, उसके लिए आज हम आए दिन देखते हैं कि हमारे यहाँ पे गौ तस्करी बड़े पैमाने पे होती है, और जब पुलिस वाले गाय को पकड़ते हैं उसके बाद पुलिस बहुत मेहनत के साथ, और हमारे जो सनातन के कुछ ग्रुप हैं, कुछ सनातनीय हैं जो इस गाय को पकड़ने में पुलिस की मदद करते हैं, बहुत मेहनत के साथ जब गाय पकड़ी जाती है तो ठीक आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद या दूसरे दिन ही जो वो गाय माता जो है रिलीज हो जाती है। हमें बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ऐसी कानून व्यवस्था हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि अगर कोई देसी शराब की अगर बोतल भी पकड़ी जाएगी या फिर लकड़ी पकड़ी जाती है या कोई चरस, अफीम, गांजा ऐसी चीजें अगर पुलिस पकड़ती है तो वो चीज जज साहब रिलीज नहीं करते हैं, लेकिन गाय जैसे पकड़ी जाती है, हमारी गौ माता पकड़ी जाती है, वो रिलीज हो जाती है, उन्हीं व्यापारियों को दोबारा देके श्रीनगर की तरफ चल जाती है। इससे साफ जाहिर होता है कि कानून व्यवस्था जो है खराब है। कानून व्यवस्था को बनाने के लिए अब 16 तारीख से भगवा सेवा फाउंडेशन के तहत यहाँ से गौ रक्षा संकल्प यात्रा डोडा जिला से निकलेगी, और 11 बजे हम डोडा से निकलेंगे और पूरे जम्मू सूबे के 10 जिला से होते हुए ये यात्रा जो है गौ रक्षा संकल्प यात्रा दिल्ली जंतर मंतर पे धरने पे बैठेगी, और हमारी जो मांग रहेगी कि गौ माता पे जो ये तस्करी हो रही है इस पे सख्त कानून बनाया जाए, और इसके साथ साथ में हम चाहेंगे कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए, उसकी घोषणा होनी चाहिए। तब तक ये हमारा संकल्प यात्रा और जो धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे रहेगा जब तक ये कानून नहीं लाया जाएगा। ये बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि आए दिन जो कि गाय तस्करी बहुत ही चल रही है, और ये जो सीजन चल रहा है इस टाइम में तो काफी ज्यादा चल रही है। आए बार दूर पार से देखते हैं जो व्यापारी वगैरह चलते हैं, उनसे गाय वगैरह कभी हम पकड़ लेते हैं, गाय पकड़ते हैं, उनसे पुलिस वाले हमारे साथ पूरा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, गाय पकड़नी है, फिर वो फिर दूसरी तीसरी दिन रिलीज हो जाती है। जैसे देखो कि कोई अगर स्मगलिंग करता है, नशे की चीज लाता है, कोई चीज थोड़ी सी पकड़ती 10 ग्राम काला नशा, चिट्टा नशा जो भी होता है, तो उस पर सीधा फायर लगती है और रिलीज नहीं होती है, उस बंदे पे केस किया जाता है। और दूसरी बात है जो कि नशे की बोतलें वगैरह जो करते हैं 2 नंबर काम,
वो भी रिलीज नहीं होती है। गाड़ियां पकड़ी जाती है स्मगलिंग में, वो भी रिलीज नहीं हो जाती, गाड़ियां खत्म हो जाती हैं। और जब गाय माता हमारी पकड़ी जाती है और रिलीज की जाती है, साथ में उसको गाड़ी भी रिलीज कर दी जाती है। हम चाहते हैं कि गौ माता का एक सख्त कानून बना जाए, जिससे कि गौ माता एक राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए। जब राष्ट्रीय माता हो जाएगी, फिर जो स्मगलिंग करेंगे गाड़ियों की, जैसे जो बाहर के व्यापारी आते हैं वगैरह, उनको सख्त कानून बना जाए। उनको अगर जमानत न मिले, ऐसा कोई केस लगे उनके खिलाफ, कोई सख्त कार्रवाई हो जाए। तो हम इसी के लिए यही बोले आगे, जो हमारा मुद्दा है गौ माता पे कानून बने। डोडा से को जो है गौ माता रक्षा संकल्प यात्रा जो है निकलने जा रही है, और इसको जो है फ्लैग ऑफ डीसी डोडा करेंगे, जिस तरह नटवर लाल जी ने कहा। और ये यात्रा इसलिए है, और ये यात्रा डोडा से जंतर मंतर की ओर जाएगी, और उन्होंने कहा कि यह हर डिस्ट्रिक्ट से निकलने वाली है और गौ माता की रक्षा के लिए होगी। यानी जिस तरह से गौ माता की तस्करी की जाती है, या फिर उन गाय को कहीं इधर उधर किया जाता है, अगर कहीं कोई पकड़ा भी गया तो उसके बाद जल्दी से कोर्ट से बेल हो जाती है। उनका ये कहना है कि अगर इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और एक तरह का कानून बनाया जाए कि कोई भी अगर इस तरह का काम करे तो उसके ऊपर कड़ा एक्शन हो, यानी सजा हो। यानी गौ माता की रक्षा के लिए तमाम चीजें की जा रही है। और उन्होंने कहा कि हम सब लोगों को जगाने जा रहे हैं और जंतर मंतर पर धरना करेंगे, और जब तक इस तरह का कोई बिल पास नहीं होगा तब तक हम वहां से नहीं उठेंगे। ये तमाम चीजें उन्होंने बताया कि चाहे फिर जम्मू कश्मीर से हो या फिर हिमाचल से या अलग अलग स्टेट से, तमाम लोग वहां पर आएंगे। अब ये देखना होगा किस तरह से ये यात्रा पूरी होती है। और 16 तारीख को उन्होंने कहा कि यहां से निकलने जा रही है। यानी अगर पुलिस कोई कार्रवाई करती है या एडमिनिस्ट्रेशन कोई कार्रवाई करती है, तो वो केस जब कोर्ट में जाता है वहां से तुरंत बेल मिल जाती है। उनका ये कहना है कि उन लोगों के ऊपर कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि वो दोबारा इस तरह का काम ना करें। फिलहाल देखते रहे यूं ही, कैमरामैन फरीद के साथ मैं विकास मनहस, डोडा। तो चलिए अब सांबा की ओर रुख करते हैं और जानते हैं किस तरह से सांबा के डीसी ने पैदल दौरा किया और लोगों की जितनी भी परेशानियां हैं वो सुनी। पानी को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, इन सब परेशानियों का सुना और साथ ही जल्द ही इन परेशानियों का समाधान करने का आश्वासन भी दिया है। इसके साथ साथ और क्या कुछ उनका कहना है, इसी पर पेश है हमारे संवाददाता अनिल की एक खास रिपोर्ट। देखिए, आज जिला प्रशासन की पूरी टीम सांबा टाउन का हमने दौरा किया, अलग अलग वार्ड्स का, ताकि हम लोगों से डायरेक्टली बात कर लें और उनसे जानें कि क्या क्या समस्याएं हैं, और उनके समाधान के लिए जितने भी डिपार्टमेंट्स के यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं उन सब से हमने बात की, और उनके जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनकी एक समीक्षा की। जहाँ तक इश्यूज़ का सवाल है, तो जितने भी इश्यूज़ रेज़ हुए हैं, खासकर सबसे बड़ा इशू पानी को लेके एक ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम है। उसके लिए हम लोग अभी यहाँ पे जो स्टेशन है, यहाँ पे पानी का रिसीविंग और इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन, यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उसके लिए हम एक रणनीति बनाते हैं ताकि इसका कम से कम समय में इसका हल निकल जाए। तो और भी समस्याएं रही, गलियों की रही, नालियों की रही, उसको लेकर क्या करना है? जहाँ तक समस्या है नालियों के साफ़ सफाई की, उसमें एक जो ऑब्जर्वेशन मैंने पाई है वो ये है कि लोग, खासकर दुकानदार वही अपना सामान जो है वो लिटर करते हैं। तो पहला तो उनसे एक अनुरोध है कि अपना सामान जो है ओपन में लिटरिंग ना करें, उसके लिए फ़ाइन किया जाएगा। और म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल काउंसिल को पूरे निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पे भी कोई भी ओपन लिटरिंग करता हुआ पाया जाएगा तो उसके ऊपर उसी तत्काल फ़ाइन किया जाए, पहला। दूसरा, काफ़ी लोगों ने अपना जो टेम्प्रेरी सामान रहता है दुकानों के आगे लगा दिया होता है, बोर्ड्स और इस तरह की चीज़ें, वो भी इलीगल है, उसको भी हटाया जाने के लिए हमने निर्देश दिए हैं। जहाँ तक बात है सिटी के टाउन के सैनिटेशन की, तो उसमें कुछ चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस के लिए एक तो जो सैनिटेशन का रोस्टर है, आज हमने निर्देश दिए हैं कि उसको रोस्टर को फाइनल किया जाए, लोगों को बताया जाए, ताकि किसी के ऐसा ना हो कि फ़ोन करके बुलाना पड़े। तो सैनिटेशन का एक रोस्टर बने ताकि लोगों को मालूम हो कि किसकी ड्यूटी कहाँ पे है, और उसका नंबर सबको मालूम हो, वार्ड के काउंसलर्स और लोगों को मालूम हो कि स्वीपर कौन सा है किस वार्ड के लिए, उसका फ़ोन नंबर उनको पता हो। ये एक रणनीति आज हमने यहाँ पे फैसला लिया है। इसी के साथ साथ जो हमारा वेस्ट का मैनेजमेंट है, उसके लिए मेरे को बताया गया है कि वेस्ट का जो स्वच्छ भारत मिशन में वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर बनना है,
उसका काम चल रहा है, 1 महीने के अंदर वो काम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही वो काम कंप्लीट हो जाता है तो सैनिटेशन का जितना प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक वो हल हो जाएगा। सर बिजली की तारों को लेकर भी लोगों को काफ़ी परेशानी आ रही। कल आपने सुना भी होगा एक भैंस करंट लगने से, उसको लेकर किस तरह से निर्देश दिए गए हैं? जी बिल्कुल, बिजली के तारों का ये प्रॉब्लम है कि बहुत बार हमारे जो पेड़ रहते हैं उसके अंदर उसके नीचे से बिजली की तारें और ट्रांसमिशन लाइंस और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस रहती हैं। तो एक्सीएन पीटीडी को हमने सख्त निर्देश दिए हैं कि जितने भी ऐसी जगहें हैं, वल्नरेबल लोकेशंस है, वहाँ पे पेड़ों की छटाई करवा दें ताकि कहीं पे भी हवा, आंधी या बारिश के होने से ट्रांसमिशन लाइंस को नुकसान ना हो, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस को नुकसान ना हो और लोगों का जान माल का नुकसान ना हो। डीसी सांबा अभिषेक शर्मा ने आज सांबा शहर का दौरा कर लोगों की समस्याओं को सुना। इस मौके पर कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे और वहीं लोगों ने बिजली, पानी समेत अन्य समस्याओं को डीसी सांबा के समक्ष रखा। वहीं लोगों द्वारा जो समस्याएं डीसी सांबा के समक्ष रखी गई थी, उन्हीं समस्याओं को डीसी सांबा द्वारा ध्यानपूर्वक सुना गया। डीसी सांबा ने संबंधित विभाग में औचक दौरा भी किया और वहां के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए कि जो लोगों को समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए। हालांकि डीसी सांबा द्वारा लोगों को आश्वासन भी दिया गया है कि जो समस्याएं लोगों को आ रही हैं उन समस्याओं का समाधान जल्दी ही किया जाएगा। तो चलिए अब इसी के साथ समय भी आ गया है अलविदा लेने का। आज के इस रिपोर्ट कार्ड के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।